नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक बहुत ही खूबसूरत, एक खुशनुमा जिंदगी दोस्तों जीने का मौका मेरे ईश्वर ने और इस एक ही फेलोशिप ने, इस प्रोग्राम ने मुझे दिया है दोस्तों। नवप्रकाश ग्रुप जबलपुर का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय रखा गया है दोस्तों, बिल्कुल वो मेरे जैसे शराबी की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। ये एक बहुत ही बड़ी ईश्वर की कृपा रही कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद पहली ही मीटिंग से दोस्तों मुझे दोबारा पलटकर देखने की कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। कई ऐसे जिंदगी में उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं, इमोशनल टर्मोइल, भावनात्मक उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में आए दोस्तों, मगर शराब पीने का मुझे मौका नहीं मिला। और आज जब मैं विचार करता हूं कि इतनी खराब परिस्थितियों में जो शुरुआती दिनों में मेरी थी और उसके बाद में भी समय समय पे दोस्तों मेरे साथ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती रही, कभी आर्थिक, कभी स्वास्थ्य संबंधी, कभी और कुछ, लेकिन शराब की तरफ जाने का मन में विचार नहीं आया। दूसरी तरफ इस ए में आने के बाद में शुरुआत से ही दोस्तों मैंने ऐसे अनगिनत लोगों को देखा हूं कि जो इतना खूबसूरत गॉड गिफ्टेड प्रोग्राम मिलने के बाद में भी, और ऊपर से ये प्रोग्राम इतना सरल और इतना सिंपल है कि इसको मुझे लगता है कि स्वीकार करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद बहुत सारे लोगों को शुरू से ही मैंने फिर दोबारा शराब की तरफ जाते हुए देखा है और कई लोगों को तो बार बार शराब की तरफ जाते हुए देखा है। आज दोस्तों उनमें से कई लोग आज जिंदा नहीं है दोस्तों, और जो लोग जिंदा नहीं है उनमें कई लोग मेरे करीबी लोग रहे हैं दोस्तों, जिनको मैंने मैसेज दिया, ए लाने की कोशिशें की, काफी उनके पीछे मैंने मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों वो लोग फिर से सोबर नहीं हो पाए और आखिरकार दोस्तों उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। कई लोग मैं देखता हूं कि ए से बाहर जाने के बाद में कहीं तो भी मौत का सामना तो उनको नहीं करना पड़ा, लेकिन उनकी जिंदगी मैं जब देखता हूं दोस्तों तो बहुत ही बद से बदतर बन चुकी। लेकिन हाँ दोस्तों, ऐसे भी अनगिनत लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग शुरुआती दिनों में ऐसी गलतियां करने के बाद फिर दोबारा ए में वापस आ गए और बहुत अच्छी खासी आज उनकी सोबराइटी है। मुझे जिस दोस्त ने ए का मैसेज दिया था, एक ही इलाके के हम रहने वाले और साथ में ही पीने वाले, कई सालों से हम साथ में पीते थे, बहुत अच्छा याराना था हमारा, एक जैसा शराबीपन। और उस मेरे दोस्त को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो मैसेज है वो घर से ही मिला था। उनके जो बड़े भाई थे वो भी ए के मेंबर थे, उन्होंने मुझे भी वो समझाने की कोशिशें की थी, लेकिन मुझे उनकी बात कभी समझ में ही नहीं आई थी और मैं उस वक्त अपने गुरूर में था। मेरे दोस्त की हालत बड़ी खराब हो गई थी और आखिरकार उनको एक डी एडिक्शन सेंटर में ही एडमिट करना पड़ा था। और वहां से आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग उन्होंने ज्वाइन की, 2 महीने से वो सोबर रहे और उन्होंने मुझे ए का मैसेज दिया, मेरे दोस्त ने, जो हम साथ में पीते थे। मेरे दोस्त से मैसेज मिलने के बाद में
हम दोनों दोस्तों बिल्कुल पैदल मीटिंग करते थे। आसपास में ही 15 मिनट के अंतर पे मीटिंगें थी, तो दोनों हम अपने एरिया से निकलते थे। और आज भी याद है दोस्तों, जब सर्विस का तभी नहीं मालूम था, तब भी हमने ए का काम करना शुरू कर दिए थे। अपने आसपास के लोगों को ए की मीटिंग में ले जाना, कोई पूछता है तो उनको भी ले जाना। कुछ दोस्त थे, कुछ बस्ती के लोग थे। लेकिन 2 महीने के बाद ही मैंने देखा दोस्तों कि वो जो मेरे दोस्त थे, क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फिर दोबारा शराब की तरफ में चले गए। और उसके बाद में मेरे साथ में तो ये मिरेकल हुआ कि जो जुनून, जो पागलपन अल्कोहल के मामले में मेरे अंदर में था, वो इस एक ही पहली ही मीटिंग से दोस्तों ऐसा शिफ्ट हो गया कि वही जुनून और वही पागलपन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मामले में पैदा हो गया। सवेरे शाम दारू के अड्डे की तरफ जाने वाले कदम मैं कहीं तो भी एक ही मीटिंग की तरफ में जाने लगा। बहुत ही खराब परिस्थितियों में मैं आया था। मेरी जिंदगी का हर फ्रंट लगभग तबाह हो चुका था, मगर ऐसे बुरे हालातों में भी दारू पीने के विचार नहीं आ रहे थे। तो दोस्तों, आज जब मैं इसका एनालिसिस करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो मैंने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था, और उसकी वजह थी मेरा अल्कोहलिज्म। हमारे 12 कदम 12 रूढ़ियों की पुस्तक में जो पहला कदम है, उसमें साफ तौर पर लिखा है दोस्तों कि मेरे जैसा शराबी जब तक 100% सरेंडर नहीं करता, पूरी तरीके से हार नहीं मान लेता, और उसके लिए जो जरूरी चीज है कि उसका बॉटम हिट करना, यानी एक ऐसी फीलिंग अंदर से आनी चाहिए कि बस अब बहुत हो चुका है, मैंने अपनी बर्बादी का जो बॉटम है, जो तल है, उसको अभी छू लिया है। यही वो जो चीज है दोस्तों, जो अंदर से एक अंतर्मन से जो एहसास आता है कि नहीं, अब जितनी बर्बादी हो चुकी है, जितना तांडव हो चुका है शराब का, उतना काफी है। अब इसके ज्यादा, इसके ऊपर मैं अब इसका प्रयोग नहीं करना चाहता। और शुरुआती दिनों में ए के दोस्तों, ज्यादातर जो लोग ए में जुड़ रहे थे तो वो ऐसे ही थे, बिल्कुल लो बॉटम वाले। आज हम देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हाई बॉटम वाले भी है। हाई बॉटम यानी ऐसे लोग कि जिनकी ज्यादा बर्बादियां नहीं हुई है बाकी लोगों की तुलना में, लेकिन उन्होंने अपना जो बॉटम है वो थोड़ा ऊपर कर लिया। जितनी भी बर्बादी हो चुकी है उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। तो मेरा जो पहला कदम जो बोलता है दोस्तों कि 100% सरेंडर, कि मैं शराब के मामले में पूरी तरीके से पावरलेस हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, और जो मेरी जिंदगी है वो अनमैनेजेबल हो चुकी है। यानी अपनी जिंदगी को अपने बदौलत ठीक करना भी अब मेरे बस की बात नहीं है। और मुझे लगता है शायद अल्कोहलिज्म ने ऐसी मुझे मार मारी थी, उसी की वजह से दोस्तों ये जो एक विलिंगनेस अल्कोहलिज्म की मार खाने के बाद मेरे अंदर में पैदा हुआ था। 2003 में मैं बिल्कुल मरते मरते ही बचा था। टीबी हो गई थी, एक पाँव से हल्का लंगड़ापन आ गया था, और मैं बिल्कुल 11 महीने कम से कम बेड पे रहा। 6 महीने तो मरण शैया थी, और बाकी के 6 महीने मुझे बैसाखियां लगी थी, ऐसा बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। और वो उस वक्त की हाल देखने वाले आज भी, जब मेरे दोस्त, कलीग, रिश्तेदार आज भी मुझे याद दिलाते हैं कि यार तुझे देखने के बाद में दोस्त बोले, हम घबरा जाते थे, बोले कि ये आदमी जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। मगर दोस्तों ये शराब कितनी कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल है। कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल का मतलब है चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली और शक्तिशाली, कि मेरे जैसे अल्कोहलिक के बस की बात ही नहीं है, मेरे अंदर में वो पावर ही नहीं है
कि मैं उसको ना बोल सकूं या उसको कंट्रोल में मैं हैंडल कर सकूं। तो 11 महीने की बीमारी से, बेड से, मरण शैया से उठने के बाद जब मैं अपने काम धंधे पे लौटा, फिर एक बार शराब सामने में आई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर उस वक्त था नहीं, तो मुझे ये सारी चीजें नहीं मालूम थी। मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का शिकार हूँ, मैं अल्कोहलिक हूँ, मेरा मन और शरीर इसमें ग्रसित हो चुका है, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, ये चीजें नहीं पता थी। और इसीलिए दोस्तों कहीं तो भी फिर इस बीमारी ने मेरा घात कर दिया। और 11 महीने के बाद में फिर दोबारा मेरी जिंदगी में शराब आने के बाद जितनी बर्बादियां मेरी पहली नहीं हुई थी, उसके बाद में होने लगी। आखिरी के हाल थे फिर 35-40 किलो का वजन, चक्कर आकर गिर जाना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, जिसको इस लॉकडाउन में ही मैंने सुना कि उसको बोला जाता है रम फिट, और उसमें आप पैरालाइज भी हो सकते हैं, आपकी हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। तो ऐसी परिस्थितियां, और एक सोशल बॉयकॉट, यानी 2003 की बीमारी के बाद में जब मैं फिर दोबारा शराब पिया, तो जो बची खुची सहानुभूति थी मेरे मामले में, वो सारी सहानुभूति मैं खो चुका था दोस्तों। और लोगों की नजरों में मैंने अपने लिए बिल्कुल नफरत के भाव देखे थे। धीरे धीरे सारे चाहने वाले, थोड़ी मेरा प्रेम करने वाले सब लोग दूर हो गए थे, और मैं और मेरी शराब फिर एक बार मैं मरने की कगार पे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि मेरे जैसा अल्कोहलिक जब ऐसी परिस्थिति से गुजरता है और उसके पास में दूसरा तीसरा कोई चारा ही नहीं होता, एक तरफ है कि ऐसे ही पीते रहोगे, तो दो ही रास्ते हैं जो अल्कोहलिज्म हमें वहां ले जाता है। एक तो है इंसेनिटी और दूसरा है पागलपन। इंसेनिटी और कैजुअल डेथ, यानी पी पी के दिमाग खराब हो जाता है, हम पागल बन जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और दूसरा है कैजुअल डेथ, यानी समय से पहले मरना। मुझे लगता है कि 21-22 साल से ही मैंने शराब पीना शुरू किया था, तो मुझे उसी वक्त लोगों ने बोल दिया था कि ये 30 साल की उम्र पार नहीं करेगा। ये तो ग्रेस ऑफ गॉड रही, मैंने 30 साल भी पार किए, उसके बाद में भी मैं शराब पीते रहा, फिर मरते मरते बचा। और ये भगवान की कृपा है कि अभी तक ईश्वर ने जिंदा रखा है। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि एक अल्कोहलिक ज्यादा समय जिंदा नहीं रहता। नॉर्मल इंसान अगर 60 साल तक जीता होगा, तो एक मेरे जैसा अल्कोहलिक 30-40 में ही उसका बंदोबस्त हो जाता। और अनगिनत लोगों को मैंने कहीं तो भी दोस्तों समय से पहले मरते हुए देखा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब मेरी वास्तविकता पता चली दोस्तों, जब मैंने अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी सुनी, तो दोस्तों मुझे बात समझ में आ गई कि मैं एक ऐसा शराबी बन चुका हूँ कि जो शराब के मामले में पावरलेस है, कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। जो डॉक्टर सिल्कवर्थ कहते हैं, मेंटल ऑब्सेशन कंपेल्ड अस टू ड्रिंक, यानी शराब के मामले में जो जुनून है, उन्माद है, वो आपको शराब पीने के लिए बाध्य कर देता है। कोई भी इंसानी ताकत आपको उस वक्त बचा नहीं सकती जब शराब के विचार मन में आते हैं। और फिजिकल एलर्जी कंडेम अस टू डाई, और हमारे शरीर में एक जो अल्कोहल की एलर्जी पैदा हुई है कि थोड़ी सी शराब पेट में जाने के बाद हमारा शरीर शराब मांगना शुरू करता है, तो ये चीज आपको पूरी तरीके से मरने की कगार पे लेके जाती है। ये चीज जब मैंने सुनी दोस्तों, तो मेरे पास में और कोई दूसरा तीसरा रास्ता ही नहीं था कि इस प्रोग्राम का पूरी तरीके से स्वीकार कर लेना। जो पहले कदम से शुरू होता है 100% सरेंडर। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जो भी व्यक्ति फिर दोबारा शराब की तरफ में जाता है, तो अभी हाउ इट वर्क्स में कार्यक्रम प्रक्रिया पड़ी गई है। साफ तौर पे बताया गया है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जन्मजाति बेईमान होते हैं, जो इस सिंपल से साधारण से प्रोग्राम को भी आसानी से सरलता से स्वीकार नहीं कर पाते। और उनका जो अहंकार है
वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं करने देता कि नहीं यार, मैं इस बीमारी में आ चुका हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी पूरी तरीके से अनमैनेजेबल, अस्त व्यस्त हो चुकी है। हम देखते हैं दोस्तों कि पांव कब्र में लटके रहते हैं, लेकिन अहंकार इतना रहता है कि स्वीकार ही नहीं करने देता। और इसीलिए दोस्तों पहले कदम में साफ तौर पे बोला है कि मेरे जैसा अल्कोहलिक जब तक बॉटम हिट नहीं करेगा, अभी आज के जमाने में जरूरी नहीं है कि बाकी के लोगों की जैसी जो बर्बादियां है वैसी ही मेरी जिंदगी में होनी चाहिए। मैं अपना बॉटम तय कर सकता हूँ कि नहीं यार, जितनी लोगों की बर्बादियां हुई है मैं उतना नहीं रुकना चाहता, उतना और नहीं पीना चाहता, मैं जहाँ हूँ वहीं रुकना चाहता हूँ। तो भविष्य में होने वाली बहुत सारी बर्बादियों से हम बच सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों की 100% सरेंडर। तो आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि ए में आने के बाद में एक शराबी जो फिर शराब की तरफ में जाता है, वो चाहे कितने भी बहाने बताए। एक व्यक्ति बोलता है कि 32,000 कारण है शराब पीने के, तो दूसरा ओल्ड टाइमर बोलता है एक शराबी के सर पे जितने बाल होते हैं ना, उतने उसके पास में दारू पीने के बहाने होते हैं। लेकिन ए में आने के बाद में अगर मैंने अपनी वास्तविकता का स्वीकार किया है, मैं जान रहा हूँ कि मैं एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में फंसा हुआ इंसान हूँ और मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, वो पावर मेरे पास में नहीं है कि मैं शराब को ना बोलने की ताकत रख सकूं, और जिंदगी की वाट ऐसी लग चुकी है कि मेरे हाथ में नहीं बचा है, तो वो व्यक्ति दोस्तों कभी भी दोबारा शराब की तरफ में नहीं जाएगा। तो ए में आने के बाद में अगर मैं फिर दोबारा शराब की तरफ जाने से बचना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात जो है, मुझे अपनी बीमारी का स्वीकार करना पड़ता है। और उसके लिए लोग क्या बोलेंगे वो उनकी बातें बाद में है। मैं थोड़ा सा अपने अल्कोहलिज्म में ही झांक लूं, चाहे मेरा अल्कोहलिज्म 1 साल का रहे, 10 साल का रहे, 30 साल का रहे, मेरा अल्कोहलिज्म अगर मुझे बताता है कि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग कभी नहीं कर पाया और ना भविष्य में मैं कर सकता हूँ, और मेरी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो चुकी है, चाहे सारे फ्रंट अगर तबाह नहीं भी हुए। हमारे 20 सवाल बोलते हैं कि 20 सवालों में से अगर कोई 3 सवाल भी लागू हो जाते हैं तो हमको ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ, मैं शराबी बन जाने के खतरे में हूँ, तो मैं आज ही अगर यहाँ रुक जाता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, तो मैं भविष्य में शराब की तरफ में जाने से बच सकता हूँ। लेकिन जो दूसरी बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये चैप्टर 5 जो है कार्यक्रम प्रक्रिया, जिसमें लिखा है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है वो भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं। और ये एक बात, एक सच्चाई है, फैक्ट है कि शुरुआती दौर में जब एक नया अल्कोहलिक ए में आता है, चाहे वो ये सारी चीजें सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, फिर भी शुरू में हम लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। और ए ने तो बहुत बढ़िया बोला है कि हम लोग सिर्फ भावनात्मक रूप से कमजोर लोग ही नहीं है, हम इमोशनली सिक लोग हैं, यानी भावनात्मक रूप से बीमार लोग हैं। अपनी भावनाओं को स्थिर रखना हमको नहीं आता, अपनी भावनाओं पे संयम हमको नहीं होता, और इसीलिए कहीं तो भी बहुत सारे लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब अपने सोब्राइटी को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते, अपनी सोब्राइटी को प्राथमिकता नहीं देते। एक जो हमारी बीवियों के लिए, 2 वाइव्स को के लिए एक जो बिग बुक में चैप्टर लिखा है, उसमें एक वर्ड बहुत बढ़िया लिखा है कि बीवी रहे या न रहे, काम धंधा रहे न रहे, हमारी जो शराब की दूरी है वो किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पे डिपेंड नहीं है, हमको ईश्वर पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। हमारे अंदर में वो पावर नहीं है। मेरे जैसा शराबी ए में आने के बाद में ये बहाने कर सकता है कि यार मेरे बीवी बच्चे चले गए, वो अगर लौट कर आएंगे तो मैं दारू बंद कर दूंगा, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएंगी तो मेरा कर्जे अगर चुकता कर देगा कोई तो मैं दारू बंद कर दूंगा। तुमको क्या पता बॉस, मैं कितनी परेशानी में हूँ, कितने तनाव में हूँ। तो फिर कभी बाप का बहाना कर लो, कभी बेटे का बहाना कर लो, कभी बीवी का बहाना कर लो, कभी जहाँ काम करते उस मालिक का बहाना कर लो। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं दोस्तों कि हम तो गम में भी पीने वाले हैं और खुशी में भी पीने वाले हैं। अगर बारिश गिर रही
तब भी दारू की याद आती है, ठंडी गिर रही तब भी दारू की याद आती है, और बरसात हो रही है तब भी दारू की याद आती है। मैयत उठाने के लिए भी शराब लग रही है, और कोई छोटा खुशी का मौका है तो वहां भी झूमने के लिए शराब लग रही है। लेकिन हम इस वास्तविकता का स्वीकार ही नहीं करते दोस्तों, कि मैं एक ऐसा शराबी बन चुका हूँ कि जो बाकी शराब पीने वालों के जैसा नहीं है। मेरी शरीर रचना जो है और मेरी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो कहीं तो भी दोस्तों इस बात को सच्चाई से जब तक मैं स्वीकार नहीं करता, मैं ये जो स्लीप और रिलैप्सेस जो ए में बोलते हैं इसके मैं शिकार हो सकता हूँ। लेकिन ये जो अनुभव है, ये जो फिर दोबारा शराब की तरफ जाने वाली जो चीजें हैं, ये ए में नहीं है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शुरुआती दिनों से ही ये सारी चीजें हमारी को फाउंडर ने फेस की है। और एक समय तो ऐसा आया, हमारे दोनों को फाउंडर एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखते थे कि अब किसका नंबर आएगा। यानी शुरुआती दिनों में ऐसे हाल थे। तो जो भी बिग बुक में लिखा है ये सब अनुभव के आधारित है। उन्होंने अनुभव किया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल जन्मजात बेईमान है, वो सुधरना ही नहीं चाहते, और कहीं तो भी उनमें इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि वो अपने आप को शराब से दूर रख पाए। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग कि जो भावनिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल थोड़े बहुत बीमार है, और इसीलिए दोस्तों कहीं तो भी वो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाने की वजह से वो फिर शराब की तरफ में शिकार हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे को फाउंडरों ने देखा दोस्तों कि जो लोग फिर दोबारा शराब की तरफ में गए हैं, उन्होंने जब इसको एक अनुभव लेकर, एक अनुभव समझकर कि आगे हम बढ़ने के लिए एक अनुभव हमको मिल गया, वहां से हम फिर दोबारा वापस आकर एक और अच्छी नई जिंदगी जी सकते हैं। ये बिल डब्ल्यू ने अपने अनुभव में लिखा है। बिल डब्ल्यू एचबिल सीजिट में लिखते हैं दोस्तों कि इस तरीके के जो नेगेटिव विचार हमारे मन में जो आते हैं फिर शराब की तरफ जाने के, तो इससे हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो आध्यात्मिक और भावनिक जो प्रगति हुई है तो वो सफलताओं की वजह से नहीं हुई है दोस्तों। हमने जब कहीं तो भी हमारी जिंदगी में हार हमने देखी, अपमान देखे, समस्याएं देखी, उन सारी चीजों से ही, परिस्थितियों से ही दोस्तों सीखकर हमारी आध्यात्मिक प्रगति हुई है। तो अगर ए में आने के बाद में हम फिर दोबारा कभी शराब की तरफ गए भी है तो हमको बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो हमारी फिर दोबारा जो शराब की तरफ हम जो गए हैं, जो हमारी स्लीप या रिलैप्स हुई है, ये हमको कहीं तो भी आगे के रास्ते में ऊपर ले जाने का, एक हमारी आध्यात्मिक प्रगति करने का भी काम कर सकती है। अगर हमने इसको एक अनुभव ले लिया, अनुभव मान लिया कि हाँ यार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो लोग बोलते हैं फर्स्ट ड्रिंक फेटल, तो ए में आने के बाद में अगर फिर दोबारा किसी कारणवश, चाहे हमारी मस्ती की वजह से आए हो, हमारे अहंकार की वजह से कि नहीं यार चलो पी के देखता हूँ, इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, एक बेवड़ा बड़ा शाना रहता है, प्रोग्राम समझ लिया, अल्कोहलिज्म समझ लिया, वन डे एट ए टाइम समझ लिया, तो आज के दिन पी लेता हूँ, कल से मीटिंग में आऊंगा। तो कुछ शहाने ऐसे लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से जिंदगी में जो प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाती है, जो इमोशनल टर्माइल उनकी जिंदगी में आ जाता है, तो उनको कहीं तो भी वो ओवरकम नहीं कर पाते। और ऐसे जो मानसिक और भावनिक रूप से जो अस्थिर लोग हैं, वो भी कहीं तो भी शराब का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमने अगर अपनी इस स्लीप को या रिलैप्स को एक अनुभव के तौर पर लिया, और ए ने जो हमेशा बताया है कि हमारी किसी भी समस्या का समाधान शराब नहीं है, हमारी शराब की जो दूरी है वो किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर डिपेंड नहीं है, और हमारे लिए हमेशा हमारी सोबराइटी ही प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सोबर रहेंगे तो पूरी दुनियादारी है, अगर हम सोबर ही नहीं रहेंगे तो क्या बीवी बच्चे, क्या काम धंधा, क्या मान सम्मान, और काहे की दुनियादारी और धन संपत्ति रहने वाली है। हमने कई धन दौलत वालों को और कई भरे पूरे परिवार वालों को सब कुछ गवाते हुए देखा है।
जब वो फिर दोबारा शराब की तरफ में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो एक अल्कोहलिक की जिंदगी चली जाती है। तो मेरी जिंदगी से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो ए का प्रोग्राम दोस्तों इनिशियल डेज में हमको यही बताता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ न्यू कमर्स का ही नहीं है। हमने देखा है कि कई सालों के बाद में भी एक ए का मेंबर फिर शराब की तरफ में जा सकता है। तो एक व्यक्ति है जो इनिशियल जो न्यू कमर है, तो न्यू कमर के लिए ए का प्रोग्राम साफ तौर पे बताता है कि आपको पूरी तरीके से फेलोशिप में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसा मैंने दोस्तों शुरुआत में ए में अपने आप को झोंक दिया। मेरी शादी नहीं हुई थी और शुरू में ही ऐसी एक घटना हो गई कि जिसने मुझे अंदर से पूरा हिला दिया था और मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे। मेरी एक जगह सगाई जुड़ गई थी और उसकी खबर देके मैं जब घर में पहुंचा तो घर के लोगों ने बोला कि यार वो सगाई तो कैंसिल हो गई। और सही में वो दिन आज भी याद करता हूँ। मैं ऊपर से नीचे तक ऐसा कांपने और हिलने लग गया था। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरी सगाई कैंसिल हुई। मुझे लग रहा था यार लोग क्या बोलेंगे, साला अपन पहले ही बेवड़े और फिर अब ये अपनी सगाई टूटी। अब सगाई टूटने का गम तो सबसे ज्यादा लड़की को होना चाहिए, बदनामी लड़की की होती है। लेकिन एक बेवड़ा इतना अलग ही किस्म का इंसान रहता है, इज्जत तो कुछ होती नहीं है। सारे गांव में पता रहता है कि बेवड़ा है, लेकिन उसको अपनी इज्जत की बड़ी फिक्र। तो दोस्तों मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे। लेकिन ये एक ईश्वर की कृपा रही कि शराब पीने का विचार नहीं आया। निरंतर रोज मीटिंगें मैं करता था। तो सबसे पहले शाम को मैं मीटिंग में भागा और जो सबसे बड़ा काम किया मैंने वो किया दोस्तों शेयर। अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो ईमानदारी के साथ में किसी अन्य शराबी भाई से, चाहे वो मिडिल टाइमर हो या ओल्ड टाइमर हो, या अगर स्पॉन्सर बना लिया तो बहुत ही अच्छा, अपने स्पॉन्सर से शेयर कर लो। हर चीज जो भी मुझे अंदर से परेशान कर रही है, व्यथित कर रही है, मैं अंदर से डिस्टर्ब महसूस कर रहा हूँ, तो उन चीजों को शेयर करना। ये ए के प्रोग्राम में कोई मेडिसिन नहीं मिलती, कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कोई ताबीज गंडा नहीं मिलता। हमारे इलाज का एक ही तरीका है और वो है शेयर करना। जब तक हम ओपन माइंड नहीं होंगे, अंदर का सारा जो कचरा और उथल पुथल बाहर नहीं निकालेंगे ईमानदारी से, तो हमको निजात नहीं मिलेंगी हमारी समस्या से, हमको समाधान नहीं मिलेगा। और जब मैंने मीटिंग में जाने के बाद में एक ओल्ड टाइमर से शेयर किया तो उन्होंने साफ तौर पे बोले कि सोबराइटी कम फर्स्ट, शादी भी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाई पहले सोबराइटी पे ध्यान दो। सोबर ही नहीं रहोगे तो ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। और सही में दोस्तों ए में मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे, लोगों ने उनको समझाया कि यार कच्ची सोबराइटी है, शादी के चक्कर में मत पड़ो। आज वो लोग जिंदा नहीं है और कम सोबराइटी में, कच्ची सोबराइटी में शादी ब्याह हो गया, वो रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाए और फिर शराब की तरफ चले गए। और ऐसे एक दो लोगों को जानता हूँ कि वो आज जिंदा नहीं है और दूसरे कुछ लोगों को जानता हूँ कि वो बार बार कहीं तो भी दारू की तरफ में चले जाते हैं। तो इमोशनली और मानसिक रूप से मेरे जैसा जो शराबी इनिशियल डेज में कमजोर रहता है तो उसको मदद की आवश्यकता होती है। और ऐसे में दोस्तों जब तक वो अपनी बीमारी को समझकर उसको स्वीकार नहीं करेगा और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नहीं रहेगा कि मैं शराब से दूर रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा ही व्यक्ति दोस्तों ए में मदद मांगेगा। दारू पीने के पहले बोला जाता है किसी को कॉल कर लो, किसी से बात कर लो। स्पॉन्सर बनाया तो स्पॉन्सर से बात करो, स्पॉन्सर नहीं बनाया तो ए के मेंबरों से चर्चा कर लो, नजदीक रह रहे तो वहां चले जाओ। लेकिन दोस्तों कई तो भी कुछ लोगों के मन में शुरू से ही पीने के विचार चलते रहते हैं, जिसको प्री मेडिएशन स्लिप कहा जाता है कि पहले ही मन में एक तैयारी होती है कि ऐसा हो जाएगा तो फिर अपन पी के देखेंगे और वैसा हो जाएगा तो फिर पी के देखेंगे। और एक दिन ऐसा आता है कि दोस्तों हम फिर वो शराब की तरफ ही चले जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि कैसे हो गया पता नहीं। भाई तुम्हारे मन में जो उथल पुथल चल रही थी, क्या तुमने किसी से शेयर किया? क्या 100% तुमने शराब के मामले में हार माना? अगर हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे तो देर सवेर ये चीजें होने वाली है। और इसीलिए दोस्तों कहीं तो भी ये प्रोग्राम मैं अकेले फॉलो नहीं कर सकता, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। मुझे
मीटिंग की, फेलोशिप की, ए के सदस्यों की, एक मार्गदर्शक की, ए के लिटरेचर की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरीके से ए में आने के बाद में जब दोस्तों हम इस बीमारी का स्वीकार कर लेते हैं कि हम एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित है, ये कोई शारीरिक लत नहीं है दोस्तों कि जब चाहे तब हम छोड़ देंगे। और शराब सिर्फ एक लक्षण है हमारी बीमारी का। शराब से दूर होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी बीमारी से हमको मुक्ति मिल गई। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। मद्य यानी मद्यपाश नहीं है। अल्कोहल से दूर होना तो एक शुरुआत है। मेरी जो बीमारी है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक बीमारी। इसीलिए तो ए में आने के पहले मैं कुछ दिन सोबर रह के फिर शराब की तरफ में जाता था, और फिर ए में आने के बाद में देखा कि अनगिनत लोग यहाँ आकर सोबराइटी मिलने के बाद में भी बार बार शराब की तरफ में जा रहे। तो उसके पीछे का कारण क्या था? महीना, 6 महीना, 1 साल वालों की तो आप गिनती छोड़िए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 27 साल के बाद में लोग शराब क्यों पी रहे? तो उसके पीछे का कारण बिल्कुल ये है कि प्रोग्राम जान लिया लेकिन काम करना बंद कर दिया। कई चौथा पांचवा कदम लेने वाले भी मैंने देखे हैं कि शराब पी लिए। अब चौथा पांचवा कदम लेने के बाद में अपनी सारी कच्चा चिट्ठा पता चलने के बाद में, अपनी एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग पता चलने के बाद में आदमी शराब कैसे पिएगा? आपने बीमारी समझ ली लेकिन बीमारी पे काम कहाँ किया? आपको तो ऐसा लगने लग गया कि भाई दारू से दूर हो गए, सब कुछ समझ में आ गया, घर-द्वार ठीक है, मान सम्मान मिल गया, अब कौन रोज के रोज काम करेगा? तो 10वें कदम का एक थॉट है दोस्तों, रोज एसिड टेस्ट होती है हमारी, रोज एसिड टेस्ट, कि क्या आज के दिन हम अपने आप को शराब से दूर रख सकते हैं, रख पाएंगे? क्या हम अपनी भावनाओं पे आज संतुलन रख पाएंगे? क्या हम आज एक अच्छी जिंदगी, एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी अपने लिए और दूसरों के लिए जी पाएंगे? अगर इन तीनों चीजों में अगर फेल हो गए, सारे एड़े चाड़े, सारे पुराने तौर तरीके आज भी चल रहे हैं, मैं इजी मनी भी खेलूंगा, सट्टा, जुआ, लैटरी, मैं अनैतिक संबंधों में भी काम करूंगा, घर वाली भी संभाल लेंगे, बाहर वाली भी संभाल लेंगे, अपना जो पुराना स्वभाव है घमंडी किस्म का, गुस्सेल, जलनखोर, इन पर अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं, कोई आश्चर्य नहीं है कि ये चीजें मुझे फिर दोबारा शराब की तरफ में ले जाए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सिर्फ न्यू कमर ही नहीं है। अगर इस प्रोग्राम को आपने 1 डे एट ए टाइम बेसिस पे, 24 आवर लिविंग बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं किया तो हर आदमी खतरे में है। हर आदमी, चाहे वो कितने भी साल का सोबर हो। सिर्फ शराब बंद करने से अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी ठीक हो जाती तो कोई भी यहाँ नहीं रहता। किसी डॉक्टर के पास जाके हम अपनी बीमारी का इलाज करते हैं और बीमारी ठीक हो गई तो उस डॉक्टर की दवाखाने में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से, 52 साल से लोग ए में आ ही रहे। क्यों आ रहे हैं? अरे भाई सीख लो उनसे। मैं आज उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पहले आए हुए लोग बड़ी नम्रता के साथ में इस चीज को कबूल करते हैं कि हम सिर्फ शराब से दूर है, हमारी आध्यात्मिक बीमारी ठीक नहीं हुई है, और जब तक मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करूंगा मैं मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो सकता। मैं अपनी जिंदगी में भौतिक तरक्की चाहता हूँ तो मेरी भौतिक तरक्की भी डिपेंड रहेगी मेरी आध्यात्मिक तरक्की पे। जब तक मैं अपने पुराने तौर तरीके बदलूंगा नहीं, प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी नहीं लाऊंगा, अपने घमंड को कहीं तो भी पीछे नहीं रखूंगा, अपने अंदर में ये जो कई प्रकार के चरित्र के दोष और विकृत जो भावनाएं हैं उन पर मैं काम नहीं करूंगा, तो मैं देर सवेर कभी भी शराब की तरफ में जा सकता हूँ। दोस्तों सब्जेक्ट आज स्लिप और रिलैप्सेस का है, इसलिए मैंने इसी पे फोकस किया। लेकिन अगर मैंने इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं किया तो स्लीप और रिलैप्सेस तो बाद में होने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पुराने तौर तरीकों की वजह से, चरित्र के दोषों की वजह से मैं वही पुरानी गलतियां फिर दोहराता हूँ और फिर मैं समस्याओं में फंसता हूँ। मेरी जिंदगी में तनाव, टेंशन, चिंता, डर, सारी चीजें भर जाती है और वो कहीं तो भी देर सवेर कई सालों के बाद भी मुझे फिर दोबारा दारू के अड्डे तक लेके जा सकती है। तो जितना मैं ए में आने के बाद में इस प्रोग्राम के बारे में समझा हूँ कि प्रोग्राम बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है। अकेले के बल पे इस प्रोग्राम को लेने की बजाय अपने घमंड को एक बाजू रख के, सारा 12 कदमों का प्रोग्राम
हमारे ईगो डिफ्लेशन का प्रोग्राम है, यानी मेरे घमंड की हवा निकालने वाला। लेकिन ये प्रोग्राम मैं अकेले की बदौलत नहीं कर सकता, मुझे निरंतर मीटिंग करनी पड़ेगी, मुझे फेलोशिप के टच में रहना पड़ेगा, ए में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। ए में इन्वॉल्व रहने का मतलब सर्विस करना, जिस तरीके से भी हो सके एक मार्गदर्शक लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों सोबर रहने के लिए, अल्कोहलिज्म से रिकवरी के लिए जो 3 मंत्र, जो 3 चीजें महत्वपूर्ण दी है, वो है दोस्तों ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस। मेरी मन की तैयारी होनी चाहिए। इच्छा होने से काम नहीं चलेगा। घर में बैठे हैं, इच्छा कर रहे, दारू बंद होनी चाहिए तो काम नहीं होगा। इच्छा के साथ में मेरी विलिंगनेस चाहिए, मन की तैयारी कि मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं अपनी शराब की दूरी को पाने और उसको मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद में ओपन माइंड, मुझे खुले मन से लोगों के अनुभव सुनना पड़ेगा और खुले मन से ही अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सारा बाहर निकालना पड़ेगा, किसी के साथ में शेयर करना पड़ेगा। कुछ चीजें ओपन मीटिंग में शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें ओपन मीटिंग में शेयर नहीं की जा सकती, तो ए का प्रोग्राम बोलता है किसी ओल्ड टाइमर को पकड़ लो। कोई स्पॉन्सर बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, इनिशियल स्पॉन्सर से भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर का जो कचरा है, जो भी हलचल है, वो जब तक बाहर नहीं निकलेंगी तो वो नासुर बन जाएंगी अंदर और एक आध दिन विस्फोट हो जाएगा। ऐसा ही होता है। और तीसरी बात है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। हम बेईमान किस्म के लोग हैं, जन्मजात बेईमान। ए के लिटरेचर में, बिग बुक में लिखा है। तो मुझे आज ये देखना पड़ता है कि क्या मैं बेईमान हूँ, क्या मैं अपने शराबीपन को दूर करने के लिए ईमानदार हूँ, शराब से बचने की ईमानदार इच्छा मेरे अंदर में है। ए नहीं मांगती, ए मुझे ईमानदारी इच्छा की डिमांड नहीं करती। मुझे अपने आप से पूछना है, क्या मैंने अल्कोहलिज्म का स्वीकार किया, क्या मैं अपने आप को अल्कोहलिक मानता हूँ, क्या ईमानदारी के साथ में इस प्रोग्राम को जीने के लिए मैं तैयार हूँ। तो अगर मैं ईमानदारी के साथ में इस प्रोग्राम को लेने के लिए तैयार हूँ तो मैं हमेशा विनम्र रहूंगा, अपने घमंड को बाजू रखूंगा और मैं मदद मांगने के लिए तैयार हूँगा। तो दोस्तों अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो बेशक एक तरफ तो ऐसे लोग हैं कि जो ए में आने के बाद में बार बार शराब की तरफ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बहुत ही खराब हाल में, बहुत ही खराब परिस्थितियों में, ऐसे उन पर समस्याएं का पहाड़ टूटा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों वो शराब की तरफ नहीं जाते। एक ओल्ड टाइमर, उनका जवान लड़का मर गया, लेकिन दोस्तों वो मर्चुरी में लाश पड़ी है और मर्चुरी के बाहर ए के लोगों को लेके मीटिंग कर रहे। एक ए के मेंबर, उनका भी इकलौता जवान लड़का डेथ हो गया और 4 दिन के बाद में वो बोलता है कि भगवान ने मुझे ए के काम के लिए और फिर से स्वतंत्रता दी है। ये कौन सी मिट्टी के लोग हैं। अभी इस कोरोना काल में एक ऐसे ओल्ड टाइमर जिनकी बीवी कोरोना ग्रसित है और वो भी कोरोना पॉजिटिव, लेकिन खुद कोरोना पॉजिटिव रहने के बाद में भी वो अपनी कोरोना पॉजिटिव बीवी की सेवा कर रहे और उसको मौत के मुंह से निकाले, और वो भी सीनियर सिटीजन 60 साल के। तो ये ताकत कहाँ से आती है। ये ताकत आती है दोस्तों इस प्रोग्राम की बदौलत और ईश्वर की बदौलत। ये लोग वो उदाहरण है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी खराब परिस्थिति में हमारा शराब हमारी समस्या का समाधान नहीं है। अगर हम इस भगवान पे विश्वास करते हैं, एक के प्रोग्राम पे भरोसा करते हैं, तो शराब की तरफ जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है हमारे पास, और वो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो बस दोस्तों, ईमानदारी, मेरा खुला मन और मेरी इच्छुकता, मेरी मन की तैयारी, ये जो 3 चीजें हैं, हमको हमारा फिर दोबारा शराब की तरफ जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर सकती है। और उसी पर चलते हुए आज भी मैं शराब से दूर हूँ। मेरी भी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन ईश्वर की कृपा और आप लोगों का साथ है कि मैं अभी भी सोबर हूँ। आज के दिन में मैं शराब से दूर हूँ और बहुत ही बढ़िया जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ। थैंक यू।